अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसमें आपका सबसे पहले हमने ये देखा कि जो डेडलॉक है उसको कैसे हैंडल करेंगे, मतलब मेथड्स फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक्स। फिर हमने ये देखा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं डेडलॉक के लिए, जिसमें आपके पास आ जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस। इन दोनों को हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास सेफ स्टेट क्या होता है और अनसेफ स्टेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसके जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपने देखे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे या जो टॉपिक्स सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम डेडलॉक स्टार्ट कर चुके हैं, तो डेडलॉक का ये टॉपिक्स हैं जिसमें हमने ये करना है कि वो जो बैंकर्स एल्गोरिदम है वो पढ़ना है। उसके अंदर हमारे पास जो दो फर्दर एल्गोरिदम्स हैं, सेफ्टी एल्गोरिदम्स और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम्स, आखिर में उसके ऊपर एग्जांपल भी करेंगे। तो हमारे पास ये जो हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने वो जो टॉपिक पढ़ा जिसको स्टार्ट में हमने ये देखा कि डेडलॉक क्या होता है, उसको समझने की कोशिश की। देन उसको फिर डिफरेंट टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो जाए। आखिर में बात आ गई कि हमारे पास जो डेडलॉक का एल्गोरिदम है, अवॉइडेंस एल्गोरिदम, वो कौन सा है, तो वो हमारे पास बैंकर एल्गोरिदम है। तो ये बैंकर एल्गोरिदम क्या चीज़ है, इसको कैसे, इसकी मदद से हम डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं, तो वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम की। बैंकर एल्गोरिदम इज अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। दे टेस्ट फॉर द सेफ्टी by simulating the allocation for predetermined maximum possible amounts of all resources। तो ये बैंकर एल्गोरिदम आप सिंपल देख रहे हैं कि दिस इज़ फॉर द रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। तो ये एल्गोरिदम हम लोग दो कामों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि प्री डिटरमिन कर लेता है, पहले से ये जान लेता है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल कितने रिसोर्सेज चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए। तो ये एल्गोरिदम आपका अवॉइड कर लेता है किसी भी डेडलॉक को। लेट्स सी। देन मेक एंड सेफ स्टेट चेक टू टेस्ट फॉर द पॉसिबल एक्टिविटीज बिफोर डिसाइडिंग वेदर द एलोकेशन शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। ये चेक कर लेता है कि इसमें से हमारे पास सेफ स्टेट्स कब होंगे, तो उस तरह की वो एक्टिविटी कर लेता है कि मतलब लेट से हमारे पास P1, P2, P3, P4 कोई प्रोसेसेस हैं। अब हमने P1 को पहले एग्जीक्यूट करना है या P2 को या P3 को या P4 को अकॉर्डिंगली। तो उसमें जो सेफ स्टेट में होंगे हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जो अनसेफ स्टेट में होंगे उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको बाद में एग्जीक्यूट करें और उसको अनसेफ से सेफ स्टेट में कन्वर्ट कर लें। तो ये इस एल्गोरिदम का मेन मकसद है। बैंकर्स एल्गोरिदम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, जिसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इट इज नेम सो बिकॉज दिस एल्गोरिदम इज यूज इन बैंकिंग सिस्टम टू डिटरमिन वेदर अ लोन कैन बी ग्रांटेड और नॉट। ये बैंकिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल उस तरह काम कर रहा है जैसे आपके बैंक्स में काम होता है। बैंक्स में मतलब इस तरह होता है कि वहाँ पर भी माइनस प्लस होते हैं, वहाँ पर भी कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पर उसके पैसे होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो वहाँ से लोन लेते हैं, वहाँ उसके अकाउंट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो बैंक सिस्टम है तो वो वहाँ पे देखा जाता है, आपने या किसी ने भी लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक आपको लोन तब देता है जब आप बैंक वालों के पास उतने पैसे हों कि आपको नंबर वन जो जितना लोन आप क्लेम कर रहे हैं माइनस जितने पैसे बैंक वालों के पास हैं, तो एटलीस्ट लोन से ज़्यादा पैसे अगर बैंक के पास हुए
तो वो आपको लोन ग्रांट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका लोन जो है वो टोटल मनी से ग्रेटर हो जाता है तो फिर आपको इट मीन डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, आपका लोन जो है वो स्टक हो जाता है, तब तक नहीं दिया जाता जब तक उनके पास इतनी अमाउंट ना आ जाए, तो मे भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इसलिए बैंकिंग में इस तरह की प्रोसेसेस होते हैं, तो इस वजह से इसको बैंकर्स एल्गोरिदम कहा जाता है। बैंकर्स एल्गोरिदम वर्क इन अ सिमिलर वे इन कंप्यूटर्स। उसी तरह जो बैंकर्स एल्गोरिदम है बिल्कुल आपके कंप्यूटर में भी वही उसी तरह काम कर रहा है कि प्रोसेसेस हैं, रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस जो है रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज को देखा जाता है कि प्रोसेसेस की कितनी डिमांड है, तो अगर वो डिमांड लेस देन द रिसोर्सेज हैं या ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो वो उसको दे दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्रेडिट और डेबिट चल रहा होता है, जिस वजह से इसको बैंकर्स एल्गोरिदम कहा जाता है। Whenever a new process is created, it must specify the maximum instances of each resource type that it needs. जब भी कोई नया प्रोसेस आता है, तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये बैंकर एल्गोरिदम ये प्री डिटरमिन कर लेता है, और ये प्रोसेस को भी चाहिए कि वो अपना उसका जितना मैक्सिमम रिसोर्स उसको चाहिए वो पहले से क्लेम कर ले, पहले से वो अपना रिक्वेस्ट जो है वो बता दे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है इस तरह। Let us assume that there are n processes and m resources. Following data structure are used to implement the banker's algorithm. N the number of processes in the system and m be the numbers of resources. जैसे मैं क्लियरली है कि n हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोसेसेस और m रिप्रेजेंट करेंगे रिसोर्सेज से, ठीक है। इससे पहले हमने कहा था जो एल्गोरिदम हमने यूज़ किया था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाला, उसमें हमने P और R लिए थे, P फॉर द प्रोसेस, R फॉर द रिसोर्स। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ये वेरिएबल्स हैं, कोई मसला नहीं। अब इसमें हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो बैंकर्स एल्गोरिदम है, कुछ चीज़ें हम उसमें से देखेंगे ताकि हम उसमें माइनस प्लस कर सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, available resources within the system, total available resources। तो उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास it is a one dimensional array of size m indicating the number of available resources of each type। उसके लिए हम एक array बनाएंगे और वो हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। देन आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स j, असाइनमेंट ऑपरेटर k मीन्स देयर आर k इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स आर j, ठीक है। हमारे पास एक रिसोर्स के अंदर एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस हो सकते हैं, जिसको हम एरे में स्टोर करेंगे, सिंपल इज इट। फिर हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोसेस के लिए। एक तो हमने ये देखा कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो तो बात क्लियर हो गई। अब वो किसी भी प्रोसेस A1 है, 2 है, 3 लेट से कोई भी प्रोसेस है, उसको कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये मैक्सिमम रिसोर्स आपने याद रखना है। इट्स अ 2-dimensional array of size n multiplied by m that defines the maximum demand of each process in a system। यहाँ पर ये लोग कहते हैं हम अपना जो स्टोर करने के लिए इसका साइज, ताकि हमें पता हो कि n मतलब रिसोर्सेज को, m मीन n प्रोसेसेस को और m रिसोर्स कितने चाहिए वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स बनता है इसका। वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे अपने डिमांड्स। जैसे मैंने कहा ना कि आपको 3 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बता देंगे किसी भी प्रोसेस A1, 2 या 3 जो भी है। तो ये इसका वो प्रोसेस बता रहे हैं कि हम इस तरह इसको डिनोट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि मैक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई कामा जे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब 2 लूप्स लगेंगे, मीन आपके आउटर लूप, इनर लूप। असाइनमेंट ऑपरेटर के मीन्स द प्रोसेस पी आई मे रिक्वेस्ट एट मोस्ट के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे, ठीक है। एलोकेटेड रिसोर्सेज,
अब किसी भी प्रोसेस 1 2 3 उसको पहले से हम कितने रिसोर्स दे चुके हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस या तो रनिंग में होता है या वेटिंग या रेडी में होता है, तो हमने ये भी देखना होता है कि हम इसको कितने रिसोर्सेज दे चुके हैं। तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी होगी कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट मतलब उसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, और थर्ड हम उसको कितना अलोकेट कर चुके हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम इसको भी 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज n मल्टीप्लाई बाय m that defines the number of resources of each type currently allocated to each process। कौन से प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज जो हैं वो अलोकेट हो चुके हैं वो भी हमने नोट करना होता है। ठीक है, अब जब आपने मैक्सिमम रिसोर्स लेट से में हमने उसको दिए 3, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम रिसोर्सेज को चाहिए 3 और हमने इसको दे रखे हैं लेट से 1 रिसोर्स, 2 उसको और चाहिए, तो ये 2 कैसे निकला, मैंने सिंपल किया 3 - 1, तो नीडेड इसकी कितने हुए 2 और उसको चाहिए ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो हम इसको या तो नीड कहेंगे या रिक्वायर्ड कहेंगे। आई होप आप इसको समझ लें, इसको आगे जाके एग्जाम्पल में प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज n मल्टीप्लाई बाय m दैट इंडिकेट द रिमेनिंग रिसोर्स नीड ऑफ द ईच प्रोसेस। ठीक है, तो ये लोग कुछ इस तरह करके इस एरे में स्टोर करते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमें मैक्सिमम का क्या मतलब है, अवेलेबल का क्या मतलब है, अलोकेटेड का क्या मतलब है, और नीड जैसे आपको अभी मैंने समझाया कि मैक्सिमम माइनस अलोकेटेड। ठीक है, तो जो भी आपका इक्वल निकल आता है तो वो आपका नीड या रिक्वायर्ड होगा ताकि आपकी प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेस की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। Allocation I specify the resource currently allocated to Pi and need specify the additional resources that the process Pi may still request to complete its task। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि मैक्सिमम का मतलब है कि आपको किसी भी प्रोसेस को कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए होंगे, 5 6 7 लेट से 6। अलोकेटेड उसको कितने हैं, लेट से अभी तक जो वो प्रोसेसिंग कर चुका है लेट से 2, और इसको कितने चाहिए मतलब नीड या रिक्वायर्ड, तो 6 - 2 = 4, तो 4 हमारे पास और रिसोर्सेज को देंगे ताकि वो प्रोसेस कर चुके। और अवेलेबल मतलब हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं, क्या मैं दे सकता हूँ इतने रिसोर्स, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। बैंकर्स एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। अभी बैंकर के अंदर हमारे पास 2 पोर्शन और भी हैं, ओवरऑल आप कह सकते हैं विद इन द बैंकर्स एल्गोरिथम ये 2 चीज़ें चेक करता है ये इस एल्गोरिथम के अंदर कि हमारे पास जो सेफ्टी एल्गोरिदम है वो क्या होता है, और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम कि हमारे पास ये दो एल्गोरिदम क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये फर्दर इसके अंदर 2 एल्गोरिदम हैं। अब सेफ्टी एल्गोरिदम क्या है, ये देखता है कि लेट्स वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर ऑफ लेंथ m एंड n रिस्पेक्टिवली, कि हमने कुछ ऐसे काम करना है कि सेफ्टी स्टेट्स में सबको लेके आना है। अब वो सेफ स्टेट का मतलब डेडलॉक अवॉइड करना है ना, ख़त्म करना है आप लोगों ने। तो इस वजह से इसको सेफ्टी एल्गोरिदम कहा जाता है। ये विद इन द बैंकर्स एल्गोरिदम का एक पोर्शन है। अब इसमें ये करता क्या है, कैलकुलेट करता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, सिंपल। अच्छा, ये लोग यहाँ पर अवेलेबल को वर्क बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने कहा वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। तो अगर कहीं पर वर्क लिखा हो समझ जाना कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज की बात हो रही है। फाइंड एन आई सच दैट बोथ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब नीड जो है ना, नीड लेट से जो रिक्वायर्ड मैंने कहा, नीड मैंने कहा, वो लेस देन आर इक्वल टू वर्क मतलब अवेलेबल होने चाहिए। मतलब आपने मैक्सिमम माइनस अलोकेटेड करके जो नीड निकालें, वो नीड लेट से 3 हैं लेट से, और वर्क आपके पास 4 हैं, इट मीन दिस कंडीशन इज ट्रू, आप सेफ स्टेट में हैं। लेकिन अगर नीड जो है या रिक्वायर्ड जो है वो 5 हैं
और आपके पास अवेलेबल या वर्क वाले जो हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया वर्क मतलब अवेलेबल, अवेलेबल रिसोर्सेज 2 हैं या 1 है या 3 है, लेस देन वर्क वाले हैं, नीड वाले हैं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल हो जाती है। आप ये कम से कम ये प्रोसेस सेफ स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, नीड क्या है उसकी, ठीक है। ये साथ साथ में एल्गोरिदम के स्टेप्स आ रहे हैं, तो मैं सारे एल्गोरिदम स्टेप नहीं समझा रहा, जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जब आपका ये स्टेप यहाँ से सक्सेसफुल होके यहाँ पे आता है, तो फिर हम करते ये हैं कि हमारे पास जो वर्क मीन अवेलेबल प्लस एलोकेटेड, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेट से आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, नीड जो है वो लेस देन वर्क आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपने उसको रिसोर्सेज दे दिए, एलोकेट कर दिए, तो वो अपनी प्रोसेसिंग ख़त्म कर देगा। जब वो अपनी प्रोसेसिंग ख़त्म कर देगा तो स्टेप नंबर 3 में ये हो रहा है कि आपने उसको जितने एलोकेट किए थे, लेट से एलोकेट किए थे 3, और आपके पास जो अवेलेबल हैं लेट से 2, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि वो जब वो अपना काम ख़त्म कर देगा तो वो जो जितने भी उसको रिसोर्स एलोकेट हुए थे वो आपको वापस कर देगा, डी एलोकेट हो जाएंगे ना, वो रीसबमिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलोकेटेड प्लस वर्क लेट से 2 हमने उसको दिए थे, 3 हमारे पास अवेलेबल थे, तो दोनों हमारे पास 5 हो गए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कंपैरिजन करूंगा किसी भी प्रोसेस के लिए नीड लेस देन वर्क, तो अवेलेबल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कंडीशन है वो फिनिश ट्रू हो जाएगा। ट्रू मतलब कि आप सेफ स्टेट में हैं, फॉल्स मतलब कि आप अनसेफ स्टेट में हैं। और अगर हमारे पास और प्रोसेस रहते हैं तो हम वापस स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, फिर ये सारा कहानी करते रहेंगे। तो हमारे पास आपने ये याद रखना है कि ये फार्मूला है नीड लेस देन आर इक्वल टू वर्क, ठीक है। और यहाँ से ट्रू होता है तो आप नीचे स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं, और अगर यहाँ से फॉल्स होता है तो वो कहते हैं स्टेप नंबर 4 में आप आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, इफ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई देन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं जिस एरे में हमने उसको स्टोर किया और वो सारे ट्रू आ रहे हैं, तो मीन हमारे पास जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। लेकिन अगर उसमें से एक भी फॉल्स या 2 फॉल्स आ रहे हैं तो हम पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो मतलब फॉल्स का मतलब कि वो डेडलॉक सिचुएशन में है, अनसेफ है, तो हमने उसको पहले ट्राई करना है कि सेफ स्टेट में ले आएँ, दोबारा से वो सारी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। अब रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम में हमारे पास कि इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन नीड, ठीक है, जो रिसोर्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो लेस देन और इक्वल टू नीड होना चाहिए। सो होगा क्या, अगर ये ट्रू होता है तो गो टू स्टेप नंबर 2, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग में एल्स बोलते हैं, रेज एन एरर कंडीशन सिंस द प्रोसेस हैज एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम क्लेम। अब देखें ना, अगर आपकी जो हमने नीड निकाला मैक्सिमम और एलोकेटेड से जो आपका नीड निकला, रिक्वायर्ड निकला, वो लेट से है 3 और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं 4 की, तो ये तो गलत हुआ ना। आपने क्योंकि खुद कहा था कि मैक्सिमम लेट से 4 है, एलोकेट हमने 1 किया था आपको, तो 4 माइनस 1 वो आपके बन गए 3, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेट से 6 की, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है ना वो फॉल हो जाती है। आप वो क्लेम करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं बताया, और ये मैक्सिमम यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती है अक्सर, तो ये गो टू स्टेप नंबर 2 में चले जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ़ द रिक्वेस्ट इज लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल। अब रिक्वेस्ट का मतलब वही नीड की बात हो रही है, ये 2 नाम है, आप नीड कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट है लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल आप कह सकते हैं इसको। तो अवेलेबल मतलब वर्क हमने कहा था कि ये लेस देन होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर होगा, मतलब अगर ये ट्रू होता है तो गो टू स्टेप नंबर 3, वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है और वो कह रहे हैं अदरवाइज पी मस्ट वेट सिंस द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। अब जाहिर सी बात है, अगर अवेलेबल 2 हैं और आप रिक्वेस्ट 3 की कर रहे हैं, आपको रिक्वायर्ड इतने हैं,
तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको वेट करना पड़ता है, आपको बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है जब अवेलेबल रिक्वेस्ट से ज़्यादा हो जाए या एटलीस्ट इक्वल हो जाए। और अगर ये 1 है और ये 2 है लेट्स से, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो ट्रू हो जाता है। गो टू स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में कह रहे हैं हैव द सिस्टम प्रिटेंड टू हैव अलोकेटेड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स टू प्रोसेस पी आई बाई मॉडिफाइंग द स्टेट एज फॉलोज। अब ये क्या करता है कि जब आपका ये सारा कुछ हो जाए तो वो कुछ कैलकुलेशन करता है कि अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। अब जाहिर सी बात है, जब आप रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी के उसकी रिक्वेस्ट 1 है और आपके पास अवेलेबल 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस 1, क्योंकि आपने उसको रिसोर्स दिया तो अब अवेलेबल में माइनस हो जाएंगे, तो अब आपके पास अवेलेबल कितने हो गए 1 लेट से। अब और जिसको आपने रिसोर्स दिए उसके रिसोर्स ज़्यादा हो गई, उसको अलोकेशन उसकी ज़्यादा हो गई, तो रिक्वेस्ट प्लस अलोकेशन, आपने उसको पहले से अगर कोई रिसोर्स दिया है, लेट से 2 पहले से दिए हैं, अब एक और दे दिए, तो दोनों जमा होके उसके टोटल अलोकेशन में आ जाएंगे किसी भी प्रोसेस के लिए। अब आपने उसकी अगर कोई नीड और भी रहती है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ रिक्वेस्ट कर ली तो उसके नीड में कमी आ जाएगी, मीन नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो ये एल्गोरिदम अगर आप सेफ देख लें या जो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम देख रहे हैं, उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल कितने हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट कितने हैं, मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, और उसको जब दे देंगे क्या सिचुएशन होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सब स्टेप्स को हम एक एग्जांपल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि ये एल्गोरिदम हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई सिनारियो हुआ तो। सो लेट्स सी, इस एग्जांपल में देखते हैं, कंसिडरिंग अ सिस्टम विद 5 प्रोसेसेस P नॉट 2 P4, हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं एंड 3 रिसोर्सेज ऑफ टाइप A B C, 3 रिसोर्सेज हैं हमारे पास A B और C। रिसोर्स टाइप A हैज़ 10 instances, B हैज़ 5 instances एंड C हैज़ 7 instances। ठीक है, तो अगर आप इस टेबल में देख रहे हैं, मैंने आपको समराइज़ करके यहाँ पर बना दिया कि पी नॉट जो है वो हमारे पास एक प्रोसेस है P1 P2 P3 P4। ठीक, अब हमारे पास उसमें से 1 2 और 3 रिसोर्सेज हैं। पी नॉट को रिसोर्स अलोकेट हो चुके हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें 0, B का 1 हो चुका है और C का कोई भी रिसोर्स को अलोकेटेड नहीं है। उसको मैक्सिमम कितने और रिसोर्सेज चाहिए, मतलब मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने चाहिए उसको, 7 चाहिए A, 5 B और C जो है वो 3 चाहिए। इसी तरह P1 को, इसी तरह P2 को, P4 को अगर आप लास्ट में देख लेते हैं तो उसको जो ऑलरेडी अलोकेटेड है A 0 B 0 C 2, उसको मैक्सिमम उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो है 4 3 एंड 3। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, वो है 3, B में 3 और C में 2। तो हमने जो अभी एल्गोरिदम समझने की कोशिश की, वहाँ पर हमने अवेलेबल की बात की, मैक्सिमम की बात की और अलोकेटेड की बात की कि आपको जब भी प्रोसेस आता है तो पहले वो ये बताए मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, A में से कितने, B में से कितने, C में से कितने, उसको अलोकेट कितने हो चुके हैं और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स, मतलब कि P नॉट को और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर हैं ये तो हमने दे दिए, और कितने चाहिए, P1 को कितने चाहिए, P2 को कितने चाहिए, क्योंकि हमने उसको इतने दे दिए, तो वो तो सिंपल बता चुका है कि मुझे इतने टोटल चाहिए, आपने मुझे इतने दे दिए, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला भी है, सिंपल सा फार्मूला है कि आपने लेट से P नॉट के कैलकुलेट करें तो P नॉट को मैक्सिमम A जो है वो 7 चाहिए, आपने कितने दिए 0, तो इसको 7 और चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए नीड में 7। B में उसको 5 चाहिए और आपने उसको अभी तक 1 दिया है, तो 5 माइनस 1 और कितने इसको चाहिए 4। C में उसको 3 चाहिए और आपने उसको अभी तक कोई नहीं दिया, तो -3 माइनस 0 तो 3 बनता है, तो इसको A 7 B 4
और C3 और रिसोर्सेज चाहिए ताकि ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इसी तरह P1 का कैलकुलेट किया, P2 का, P3 और P4 का। तो ये नीड वाला हम इसको रिक्वायर्ड भी बोलते हैं। अब इसको वन बाय वन कोशिश करते हैं प्रोसेस करने की, सेफ स्टेट में लेके आने की। लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इज द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, इफ यस देन व्हाट इज द सेफ स्टेट सीक्वेंस। अब ये अगर प्रीवियस स्लाइड में आप देखें, वो पूछ रहा है कि आपके पास ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो क्या सेफ स्टेट में हैं, और अगर हैं तो इसका प्रोसेसिंग की क्या सिचुएशन है। पहले आपने कौन सा प्रोसेस किया, फिर उसके बाद कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया। तो ये हम अब ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है, कौन सा प्रोसेस पहले हुआ एग्जीक्यूट, कौन सा दूसरा हुआ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अप्लाई द सेफ्टी एल्गोरिदम एंड ऑन द गिवन सिस्टम। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम है, बैंकर्स एल्गोरिदम का एक पोर्शन है सेफ्टी एल्गोरिदम, वो हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। बिफोर द फर्स्ट आइट्रेशन वी हैव n, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज m मतलब हमारे पास रिसोर्सेज a और b और c हैं। n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, P0 से P4 तक तो वो 5 बनते हैं। हमने कुछ अपने पास कुछ चीज़ें नोट कर ली जिसके थ्रू आपका एल्गोरिदम मूव करता है ना। वर्क मतलब अवेलेबल, आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। वर्क का मतलब होगा अवेलेबल, कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, तो वो हैं 3, 3 और 2, मतलब A 3 है, B 3 है और C 2 है। फिनिश आपको बता रहा है कि फिनिशिंग की क्या सिचुएशन है। तो क्योंकि 5 रिसोर्सेज हैं तो मैंने इसलिए लूप जो है ना, जो एरे है वो 5 का बना दिया। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम इसका एक एरे बनाएंगे। तो स्टार्ट में ये सारे फॉल्स हैं। फॉल्स का मतलब कि अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, सारे अभी मतलब अनप्रोसेस्ड हैं या वेटिंग में हैं, किसी का कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर चुका। ये आपके पास वो मैक्सिमम वाला, और यहाँ पर ये नीडेड वाला कि P0, P1, P2, P3, P4 को कितने और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, P0 को पहले पिक किया, तो जब P0 को पहले पिक किया तो उसकी जो नीड है वो है 7, 4, 3। देखिए ना, नीड हम पहले से निकाल चुके हैं 7, 4 और 3। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो नीड है वो लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल या वर्क होने चाहिए। तो देखिए ना, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 7, 4, 3, तो 7 नहीं है हमारे पास, तो 3 है, B 4 है और C हमारे पास 2 है, तो वो 3 मांग रहे हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो नीड इज़ ग्रेटर देन वर्क, जबकि नहीं हो सकता ऐसे। हमारे पास अवेलेबल 3 है वो 7 मांग रहा है, हमारे पास अवेलेबल 3 है वो 4 मांग रहा है, हमारे पास अवेलेबल 2 है वो 3 मांग रहा है। तो ये जो इसमें से एक भी अगर फॉल्स होता है तो इट मीन हम अलोकेट नहीं कर सकते। तो P0 जो है वो फ़िलहाल अनसेफ स्टेट में है। हम इसको बाद में इसके ऊपर वापस आएंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने इसको प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। तो वो कह रहे कि P0 मस्ट वेट जब हमारे पास क्या हो जाए, नीड इज लेस देन और इक्वल टू वर्क हो जाए, जो आपका एक्चुअल फार्मूला है एल्गोरिदम का। सेकेंड इटरेशन पे जब हम आ जाते हैं तो सेकेंड इटरेशन में आप देख रहे हैं हमने P1 को पिक किया। P1 की रिक्वायरमेंट है 1, 2, 2 और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 3, 3, 2। तो यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो ट्रू कर रही है कि नीड लेस देन वर्क है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है 1, 2, 2 और हमारे पास है 3, 3, 2। तो सो P1 मस्ट बी केप्ट इन अ सेफ सीक्वेंस। तो हमने इसको इतने रिसोर्सेज दे दिए, इसने अपनी प्रोसेसिंग कर ली, ख़त्म भी कर ली, इसके कंप्लीट हो गया, तो ये सेफ स्टेट में हो गया, इसके प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं नेक्स्ट मैंने ये कैलकुलेट किया है, जो अगर आपको फार्मूला याद हो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं और उसको जो अलोकेट हुए थे, भी जब इसने फिनिश कर लिया तो ये वापस रिसोर्सेज देगा। इसको P1 को रिसोर्स जो अलोकेट हुए थे A को 2, B 0 और C 0,
तो ये सारे हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो 3a जो है वो 5 हो जाएंगे और बाकी जो है वो 3 2 रह जाएंगे। ये देखिए हमारे पास अवेलेबल जो है अब वो ज़्यादा हो गए। और अगर आप एरे को देखें तो फर्स्ट फॉल्स हुआ था, वो आपको मैंने बताया, और जो सेकंड है वो ट्रू हो गया। इसका मतलब ये सेफ स्टेट में है, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। सेकेंड इटरेशन की बात करें तो नीड्स मतलब हमारे पास जो P2 की बात करें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है 600। तो अब हमारे पास जो नीड है आपने इसको नहीं, क्योंकि वो अपडेट हो गया, आपने यहाँ पर देखना है जो ये वाला है, जो अपडेटेड वाला है। तो 6A वो मांग रहे हैं, हमारे पास 6 नहीं है, हमारे पास 5 है। तो ये देखें कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो P मस्ट वेट, वही उसी सिचुएशन की तरह जैसे P नॉट के लिए हमने कहा था कि जब हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा हो जाएंगे तो P2 को भी हम प्रोसेस करेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर आप देख रहे हैं P3 जो है, P3 उसकी जो रिक्वायर्ड है वो 011 है। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल जो है वो 532 है। तो कंडीशन इज ट्रू। सो P3 मस्ट केप्ट इन अ सेफ सीक्वेंस, वो उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, कंप्लीट कर जाएगा, तो उसके जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। वो कितने थे, वो थे 2 1 1, और हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 5 3 2। जिसके ये मतलब जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब हमने इसको ये इतने रिसोर्सेज दे दिए, वो इससे माइनस हो जाते हैं। जब आपने इसको दे दिए तो ये कंप्लीट कर देगा। ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करने के बाद, टर्मिनेट करने के बाद, ये सारे रिसोर्सेज जो अभी आपने दिए और पहले से आपको दिए, ये हमें वापस दे देगा, हम क्लेम कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल अब कितना बन गया 7 4 और 3। अवेलेबल रिसोर्सेज जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो P3 जो है वो ट्रू हो गया और P2 जो है वो फॉल्स हो गया था। इसी तरह P1 ट्रू हो गया था और P नॉट फॉल्स। तो ये ट्रू वाले हैं, ये फिनिश कर चुके हैं और ये सेफ स्टेट में हैं। इसी तरह हम आइट्रेशन नंबर 4 में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है P4 की वो है 431। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास 743 अवेलेबल हैं, जो कि कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है। तो हमने इसको इतने रिसोर्सेज दे दिए, इसने अगेन अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करके जो रिसोर्सेज हैं वो हमें वापस दे दी। तो वो कह रहे हैं P4 मस्ट बी केप्ट इन अ सेफ, ये भी सेफ सीक्वेंस में हो गया। अब हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा जो उसको अलोकेट हुए थे, तो 7 4 5 टोटल हो जाएंगे, और जो P4 है वो ट्रू कर दिया। अब हमारे पास जो कौन कौन से रह गए, ये P0 और P2। हम इसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा होगी, शायद इनकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकें। तो ये देखें ना 6 आइट्रेशन फॉर द P0 अगेन इसलिए क्योंकि हमने इसको दोबारा वापस लूप इसको आइट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट थी 7 4 3, हमारे पास कितनी है 7 4 5। अब वो फुलफिल कर रहा है, हमने इसको इतने रिसोर्सेज दिए, इसने अपना प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करके हमें वो रिसोर्सेज वापस कर दिए, ये वाले भी और जो इससे पहले इसको मिले थे वो वाले भी। तो हमारे पास जो वो कहते हैं कि P0 मस्ट बी केप्ट इन अ सेफ सीक्वेंस। तो कैलकुलेट करके एडिशन करके हमारे पास अब टोटल रिसोर्सेज हो गए 755, और P0 जो है वो भी ट्रू कर गया, इट मीन ये भी सेफ स्टेट में है। अब कौन सा रह गया, P2 की बात हो रही है, तो P2 को दोबारा से आइट्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्या बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट थी 600, और हमारे पास जो अवेलेबल है वो 755 है, जो कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। हमने ये रिसोर्सेज को दिए, इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, तो P2 भी है वो सेफ स्टेट में आ गया। अब हमारे पास जो आखिर में लास्ट में जो टोटल रिसोर्सेज बच गए वो हो गए 10 5 और 7, और P2 ट्रू हो गया, वो भी सेफ स्टेट में आ गया। तो वो कह रहे कि हमारे पास सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। ओवरऑल जो सिस्टम है वो डेडलॉक से निकल के सेफ स्टेट में आ गया। और जो हमारा क्वेश्चन था कि सेफ सीक्वेंसेस क्या होंगे, कौन सा प्रोसेस पहले हो गया फिर बाद में, तो उसका सीक्वेंस है P1 P3 P4, फिर आपने P0 को किया और फिर P2 को किया। तो ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बैंकर्स एल्गोरिदम की समझ आ गई होगी। मैंने स्टार्ट में आपको ये एल्गोरिदम को समझाने की कोशिश की और फिर आपको एक एग्जांपल करवाया
ताकि आपको एटलीस्ट इसको आइट्रेट कर सकें कि कैसे हम किसी भी सिचुएशन में अगर एक सिनारियो को लें और इस सिनारियो को हमने उस सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने मतलब जो बैंक जो डेडलॉक अवॉइडेंस है उस एल्गोरिदम का, जो बैंकर्स एल्गोरिदम है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।